बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का आखिरी पार्ट जो कि हमारे पास है न्यूमेरिकल्स का, हमने इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ऑलमोस्ट केसेस कर लिए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया है, वाला लॉ कर लिया हमने, जो दो चीज़ें आपस में कोलाइड वाला था, और फ्रिक्शन कर लिया। इसके अलावा इस चैप्टर में थ्योरी में ऐसा सच कुछ नहीं है जो कि पेपर में आता हो। मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं कल एक नोट्स देख रहा था, उसमें ऑलमोस्ट कोई एक एक चैप्टर के 40-40 सवाल दिए हैं। तो वो देखने के बाद फिर आपसे वो चीज़ें याद होती नहीं है। ये एक इंसान की फितरत है, जब वो एक ज़्यादा चीज़ देख लेता है उसके बाद फिर उसको याद करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो मैंने बड़ा सिलेक्टिव काम कराया और कोशिश किया है कि इस काम के अलावा कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है चैप्टर में जो कि आपके पेपर में आती हो। अब आ जाओ न्यूमेरिकल्स में। पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान है। न्यूमेरिकल क्या है, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं सवाल को। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। अच्छा, एक किसी ने सवाल किया था कि समझ में नहीं आ रहा कि न्यूमेरिकल्स में से कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला नहीं लगाएं। देखो बेटा, सवाल को पढ़ोगे गौर से, तुम्हें खुद पता चल जाएगा उस सवाल के अंदर कौन सा तुमने फार्मूला लगाना है, कौन सी चीज़ तुमने पुट करनी है। ठीक है, कैसे? पहला सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। अब डेटा पे आओ। डिटरमाइन मतलब निकालना है, पता करना है, मालूम करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो फॉरेन डाटा की हेडिंग में ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दो। ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। उस गाड़ी का मास कितना है? उस गाड़ी का मास है 900 kg। ठीक है, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। और उस गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 2700 न्यूटन की। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ हमने सवाल में से डाटा चुन लिया। अब हमने देखा अब फॉर्मूला कैसे पुट करें। अब हमने देखा इसमें ए निकालना है, एन गिवन है और एफ गिवन है। हमारा फौरन दिमाग जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। बहुत आसान हो गया ये काम। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद हमने एफ की जगह पर एफ की वैल्यू जो कि थी 2700, एम की जगह पर एम की वैल्यू जो कि थी 900, और ए की जगह पर जस्ट ए, बिकॉज ए की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, अब 900 यहां पर ए के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही वो डिवाइड हुआ तो 0 0 से कट हो गया, 0 0 से कट हो गया, बचा क्या? 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास काम हो गया बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। थोड़ा सा घुमाया घुमाया कैसे इसमें, तो मैं ये पिछले चैप्टर्स में लेके जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में लेके जाएंगे। कैसे? देखो, हमारे पास सवाल है। अच्छा, फिर से वही सवाल के साथ ही हमें डाटा बनाना है। अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक गाड़ी है, उसका मास कितना है? 1000 kg। तो हमने फॉरेन डाटा की हेडिंग डाल के m लिख दिया, m इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। वो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। किलोमीटर पर आवर यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो चैप्टर 3 की वीडियोस में जाके देखना, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। मैंने पूरा का पूरा तरीका बताया था। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाओ और 3600 से डिवाइड करवा दो। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड के अंदर। अब क्या है? ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो क्लियर हो गई है कि ये चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैंने क्या किया, वी आई इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। मुझे कन्वर्ट करना है कैसे? 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। 72 जब 1000 से मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा 72000, नीचे है 3600। जीरो से ये वाला जीरो गया, जीरो से ये वाला जीरो गया, और 36 1 जा 36, 36 20 जा 720। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेटर हो तो बहुत आसान तरीका है। मैंने वो तरीका बताया है कि अगर किसी के पास कैलकुलेटर ना हो तो वो इस तरीके कार से कर सकता है काम। ठीक है, आगे आओ। इस सवाल में क्या था? यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर के डिस्टेंस तक जाने के बाद गाड़ी बिल्कुल रुक गई। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी की बात हो रही है और पहली वेलोसिटी दे दी गई है और दूसरी वेलोसिटी रेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो पहली वाली वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जहां पर रेस्ट लिखा हुआ है वो फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब 0 है। यही बात हमने की थी। अगर अभी याद ना आ रहा हो तो तुम उसकी वीडियोस में जाओ, तुम्हें खुद दिख जाएगी ये चीज। ठीक है, यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब वी एफ तो तुम्हारे पास आ गया 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेस्ट की बात हो रही है।
डिस्टेंस कितना कवर किया उस कार ने डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर का। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन के साथ कोई भी वर्ड लगाया हुआ, परेशान नहीं होना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चाहे कुछ भी लगा हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन लगा हुआ, फलाना ढिमकाना कुछ भी लगा दें, वो है एक्सेलरेशन ही, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं, उसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, अब यहां भी तुम थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, व्हाट इज एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, भाई ये फोर्स ही है, ठीक है। जस्ट तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एवरेज ब्रेकिंग फोर्स बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आपने जस्ट एवरेज ब्रेकिंग फोर्स है, इसका मतलब फोर्स ही है, ठीक है। आ जाओ, तुमने यही किया। ए में क्या पूछा हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, और बी में क्या पूछा हुआ है, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स यानी कि कैपिटल एफ ही पूछा हुआ है। अब क्या करें, अब कैपिटल एफ निकालने का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम पता है, ए नहीं पता, इसका मतलब हर हालत में पहले मुझे ए निकालना होगा, जैसे ही मैं ए निकालूंगा एफ अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साथ साथ इसको पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये हमने निकाला कैसे। इसको मैं तुम्हें साथ साथ करवाता हूं, इसको देखो कि हमने इसको किस तरीके से निकाला है, देन हम 4.3 पर आते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो सॉल्यूशन की बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हमने निकालना है ए, तो आप पूरा रिप्रेजेंट कराओ कि ए निकालना है आपने, ये ए इस तरह लिख दो, ठीक है। अब ए किस फॉर्मूले से निकलेगा देखा जाए तो ए के कितने फॉर्मूले हैं, अच्छा वो आ जाओ थर्ड वाले चैप्टर में, कोई मसला नहीं है, आप पीछे के चैप्टर में आ सकते हो क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वाले चैप्टर पर आते हैं, तो हमने तीन जो है वो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने तीन पढ़ी थी। पहली क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ लग सकता है, नहीं लग सकता बिकॉज टाइम नहीं है। दूसरी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, लग सकता है, नहीं लग सकता, टाइम नहीं है। तीसरी थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये लग सकता है, ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्या करूं मैंने 2 को अपनी जगह पे रखा है, a को भी अपनी जगह पे रखा बिकॉज a फाइंड आउट करना है, और s की जगह पे मैंने s की वैल्यू पुट की है यानी कि 40, ठीक है। आगे आओ, v ये इज इक्वल टू डाल दिया एज इट इज, वी एफ स्क्वायर, वी एफ की तो वैल्यू हमें 0 है, और वी आई की वैल्यू है मेरे पास 20 यानी कि 20 का स्क्वायर। अब क्या करूं मैं, 2 को जब a से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2a, और ये जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 40 2 80 यानी कि 80a मेरे पास ये बन जाएगा। और यहां पर क्या है, ये तो 0 ही है, और ये बन जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, ये माइनस क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं 0 को खत्म कर देता हूं, यानी कि ये बन गया माइनस 400, ठीक है। अब 80 यहां पर a के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो यहां से उठेगा और इस वाले 400 के साथ जाके हो जाएगा डिवाइड, और जब इसके साथ डिवाइड होगा तो 0 से 0 जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक छोटा सा सवाल है, वो सवाल क्या है कि हमें यहाँ पर तो एक्सेलरेशन निकालनी थी, ये निकल गई डी एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव। क्या करें, कुछ नहीं करें, यहाँ पर निकलनी ही डी एक्सेलरेशन थी। क्यों, एक्सेलरेशन जब निकलती है जब तुम्हारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, धड़ाम से चीज नीचे आगे गिरी, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। ये बात मैं चैप्टर नंबर 3 में बार बार कर चुका हूं, ठीक है। अभी मैंने इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें चीज रिवाइज हो जाए। इसी का पार्ट बी क्या है, पार्ट बी हमारे पास अब बहुत आसान हो गया, वो हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू थी 1000, अभी हमने बड़ी मेहनत से ए की वैल्यू निकाली -5, और जब -5000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -5000 न्यूटन। जब हमारे पास ए नेगेटिव आएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है एफ वो भी नेगेटिव ही आएगा, यानी कि -5000 न्यूटन हमारे पास फोर्स बन गई, ठीक है। ये बात हो गई 4.2 की कंप्लीट। 4.3 भी सेम ऐसे ही है, उसको मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ और देखो इसको, और हम चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलाज को भी टच करेंगे इसमें, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए चैप्टर नंबर 3 के जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो तीनों इक्वेशंस हैं उनको बिल्कुल अपने जहन में हर वक्त रखना।
अच्छा भाई अब देखो हमारे पास है 4.3, दो न्यूमेरिकल में 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा 4.3 की कहानी क्या है कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल सेम 4.2 वाली कहानी है, बिल्कुल सेम। सवाल क्या है, पहले सवाल समझते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, डेटा की पहली चीज मिल गई। बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम। हमें हमेशा ग्राम नहीं लिखना होता, मास को केजी में लाना होता है। तो 50 ग्राम को मुझे केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 केजी, क्योंकि 0 से 0 गया और 5 जब डिवाइड होगा 100 से तो बन जाएगा 0.05। ठीक है, पहली चीज। आगे चलो, ट्रेवलिंग चल रही है, बुलेट चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो बुलेट चल रही है किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। दो बातें हो गई। पेनिट्रेट्स, उसने जाके बैग ऑफ सैंड, आर्मी वाले जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये मट्टी के बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उनके अंदर गोली मारते हैं ताकि वो उसको चीरती भी जाए और ज़्यादा कोई नुकसान भी ना हो। तो इसने पेनिट्रेट किया है उस बुलेट ने बैग ऑफ सैंड यानी कि बजरी को, ठीक है, एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, और जाके रुक गई है इन 0.05 सेकंड। 0.05 सेकंड के बाद वो जाके रुक गई, ठीक है। तो ब्रॉट टू रेस्ट क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। और कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा है 0.05 सेकंड्स का, ठीक है। आ जाओ, निकालना क्या क्या है, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट, कितनी दूर तक गई है, हाउ फार कितना दूर तक उसने नुकसान किया, पेनिट्रेट्स इनटू द बैक ऑफ सैंड। एक्सीलरेशन हो गई क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, और द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सब कुछ एक तरफ भाई ये है फोर्स ही, ठीक है। दोनों चीजें मैंने कहा था कि बिल्कुल 4.2 है। आगे आओ सॉल्यूशन पे। अब की बार क्या है, अब की बार अगर मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देखूं, यानी कि अब मजे की बात वही वाली कहानी ए है और एफ है, मैं एफ निकालने के लिए क्या लगाता हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा सकता हूं, नहीं, बिकॉज एम पता है ए नहीं पता, तो मुझे लाजमी ए पहले निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए मैंने वहां पर फॉर्मूला लगाया था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहां पर मैंने लगाया है ए निकालने के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि मेरे पास टी गिवन है, तो काम आसान हो गया। अब जब मैंने लगाया वी एफ, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ की वैल्यू 0 थी यहां पे, कहां पे, ये, ठीक है, इज इक्वल टू अपनी जगह पे वी आई की वैल्यू यहां पे 15 थी, ये रही, ठीक है, प्लस अपनी जगह पे ए निकालना है, टी की वैल्यू 0.05 ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये 15 यहां पॉजिटिव है, ये इज इक्वल टू के अगर इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये 0.05 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0.05 ए, ठीक है। आगे आओ, ये 0.05 यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, ये यहां पर आकर हो जाएगा डिवाइड। जब भी तुम इसको सिंपल से कैलकुलेटर से डिवाइड करवाओगे इसको, तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई पूछे भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, आपकी नेगेटिव क्यों आ रही है, आपने उसको सिंपल सा जवाब देना है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बन जाती है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर तुम्हें f इज इक्वल टू एम ए निकालना है तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है। m तुम्हें पता है 0.05, a तुमने अभी इतनी मेहनत से निकाला -300, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -15 न्यूटन। आ जाओ 4.4 पे। देखो भाई 4.4 की कहानी, 4.4 की कहानी क्या है, इसका पहले सवाल देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, डाटा पे आ जाओ, फोर्स ऑफ 120 न्यूटन यानी कि F कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड्स, ठीक है, 4 सेकेंड तक फोर्स लगी है, यानी कि टाइम आ गया 4 सेकेंड्स, एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी, और उस बॉडी ने आखिरकार जाके वेलोसिटी हासिल की है 36 मीटर पर सेकेंड की। अब यहां पर बात समझना, अगर मैं कहता कि बॉडी ट्रेवलिंग में चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट होती। अगर मैं कहता कि मतलब सिंपल सी बॉडी चल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर मैंने बात ही नहीं की बॉडी चली गया, मैंने आखिर में कह दिया कि एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो वेलोसिटी उसने आखिर में हासिल की है वो कहलाएगी वी एफ इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। देखा जाए सवाल बहुत आसान था, कैसे, अगर मैं लिखता F इज इक्वल टू एम ए, सिंपल मास निकल जाएगा। मुझे F तो पता है लेकिन कहाँ मैं फंसा, मुझे A नहीं पता था, तो मुझे मजबूरन सवाल को लंबा करना पड़ा,
फर्स्ट वी फाइंड ए, मुझे पहले ए निकालना है, ठीक है। वो ए कैसे निकलेगा, वही चैप्टर नंबर 3 पे जाओ, उसकी इक्वेशन और मोशन उठाओ। पहली उठाओ बी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, देखो काम हो रहा है बी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी का, वी एफ भी है, वी आई भी है, टी भी है और ए निकालना है, इसका मतलब डन, लॉक कर दो। तो हम आ जाओ वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी पे। वी एफ की वैल्यू तुम्हारे पास क्या थी 36 इज इक्वल टू अपनी जगह पे, वी आई की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू है 4। 36 इज इक्वल टू 4a बन गया, 4 जब ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a बन गया। ये 4 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। जैसे ये डिवाइड हुआ तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, हमारे पास a आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब काम आसान, f इज इक्वल टू ma, f की वैल्यू पता थी 120, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a तुमने अभी इतनी मेहनत से निकाला है, अब निकाला है 9। ये 9 जब इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 120 अपॉन 9 का आंसर आएगा 13.3 kg। तुम्हारे पास ये भी आ गया, यानी कि m आ गया, ठीक है। 4.4 तक की कहानी हो गई, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। 4 नंबर के हमारे पास और बाकी है, 4.8 तक की कहानी है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ इस बुक के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सबसे मोस्ट टिपिकल न्यूमेरिकल, और अगर मेरी जबान बोलो तो सबसे मोस्ट घूमा हुआ न्यूमेरिकल, ठीक है, इस पूरी बुक का मेरे हिसाब से। सवाल क्या है, जिन बच्चों ने गन चलाई यानी कि पिस्टल चलाई है उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, ये थोड़ा समझ में आ जाए, लेकिन जिन्होंने गन बिल्कुल नहीं चलाई, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनके लिए समझना थोड़ा सा इसको स्लाइटली सा मुश्किल है। सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं पूरा, फिर बाद में डाटा बनाएंगे। अ गन ऑफ मास 20 kg, एक गन है उसका मास है 20 kg, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। उसने फायर किया है एक बुलेट और उस बुलेट का मास है 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। अब क्या बात हो रही है, अब बात ये हो रही है कि जो जब हमने फायर किया है, ठीक है, तो वो जो उसका चैम्बर था वो जो पीछे आया है और फिर आगे गया है, मुझे उसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात याद रखो यार, चैप्टर नंबर 4 में जो न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है ना, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इतना याद रखो बस जहन में, ठीक है। फिलहाल जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मजीद काम आसान होगा। डेटा पे आते हैं, दो मासेस दिए हैं, गन ऑफ मास 20 kg, m1 20 kg और फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। जो उसने फायर किया है वो 50 ग्राम का है, तो 50 डिवाइड बाय 1000 क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना, तो ये बन जाएगा 0.05 kg, दोनों मास आ गए। अब बात को समझना, अ गन ऑफ मास 20 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। फायर कर दिया, ठीक है, उस गन ने उस बुलेट को फायर कर दिया है और उसके बाद की वेलोसिटी बताई जा रही है हमें, जो एक वेलोसिटी बताई गई है उसके बाद की है। जब गन स्टिल रखी हुई थी, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा था, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 u2 होती है और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 और v2 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वर्डिंग चेंज करता हूँ, बिफोर फायर वेलोसिटी u1 और u2 है और आफ्टर फायर वेलोसिटी v1 और v2 है, ठीक है। अब बिफोर फायर की कोई वेलोसिटी बताई है तुम्हें, यानी कि u1 और u2 बिफोर फायर का कुछ भी नहीं बताया, यानी कि फायर करने से पहले वेलोसिटी क्या थी क्या नहीं थी क्या था, कुछ भी नहीं बताया। तो यानी कि बिफोर फायर जो वेलोसिटी थी वो u1 और u2 थी, वो दोनों हम कर देंगे 0 मीटर पर सेकंड। इस बात को समझना, वहां पर वर्ड क्या था, बिफोर कोलिजन इट्स वेलोसिटी u1 एंड u2, यहाँ पर वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ बिफोर फायर इट्स वेलोसिटी u1 एंड u2, और फायर से पहले की वेलोसिटी कुछ नहीं बताई, तो इसका मतलब दोनों 0। आगे आओ, v1 और v2 बताया, मैंने v1 क्यों निकालना है और v2 कैसे बता दिया, मैं अभी आपको बताता हूँ। विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर, उसने फायर कर दिया, हमारे पास चैम्बर पीछे आता है देन आगे जाता है, ठीक है। अब बात को समझना, वो फायर जैसे ही निकला है, चैम्बर जब हमारे पास पीछे आया है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि हमारे पास क्या हमें निकालना है, विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि वो जो चैम्बर पीछे की तरफ आया और वो चैम्बर जब वापस आगे गया तो मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि v2 मेरे पास है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो जो बुलेट निकल गई और जब वो निकल रही थी, यानी कि वो चैम्बर जब पीछे आ रहा था उस वक्त की वेलोसिटी मुझे नहीं बताई गई। फायर निकल गया, बुलेट चली गई, उस वक्त की वेलोसिटी बताई गई, ये बुलेट गई,
लेकिन जब वो बुलेट जा रही थी और वो चैम्बर जब पीछे आ रहा था उस वक्त की वेलोसिटी नहीं बताई है। जब बुलेट निकल गई, चैम्बर वापस आगे आ गया, उस वक्त की वेलोसिटी बताई गई है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने पिस्टल यूज़ की है उनके लिए आसान है थोड़ा समझना, जिन्होंने नहीं यूज़ की वो अपना दिमाग थोड़ा सा इस तरह लगाओ कि इसको याद रखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से। अब आ जाओ बात, बहुत आसान सॉल्यूशन है, यहाँ तक की बात में ही मसला था सारा। ये तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m1 20, u1 0, m2 0.05, u2 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो क्या बनेगा 0। m1 v1, m1 20, v1 निकालना है, m2 0.05 और v2 है 200। जब 20 v1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 20 v1 और जब 0.05 200 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10। ये 10 यहाँ पॉजिटिव है, ये जब उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव 10 और ये बन जाएगा यहाँ पे 20 v1 ही रहेगा। ठीक है, अब 20 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड, -10 डिवाइडेड बाय 20, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड। एक लाइन मैंने लिखी है, वो लाइन क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिकॉइल ऑफ द गन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इस वाले लाइन में ना पूरा न्यूमेरिकल समराइज है। ये वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आई, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रिकॉइल ऑफ द गन इज अपोजिट इन डायरेक्शन। ये गन रखी हुई है, जब इसका रिकॉइल होता है ना, इस बात को समझना कि जब इसका रिकॉइल होता है, ये गन है, जब इसका रिकॉइल होगा, ये जो चैम्बर है ना, ये आएगा पीछे की तरफ, यानी कि अपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये पीछे की तरफ आता है फिर गोली निकलती है और फिर ये वापस आता है। ठीक है, तो जब ये पीछे की तरफ आया तो इसका मतलब ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी जो है हमारे पास नेगेटिव आएगी। और इससे एक और चीज वाज़ेह हो गई कि जब पीछे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी ही निकालनी है, यानी कि v1 निकालना है। जब ये वापस आगे चला गया तो उस वक्त की वेलोसिटी मुझे बता दी गई है। मुझे पता है इसमें फंसोगे, मुझसे पूछ लेना फर्दर, जहाँ भी कोई किसी को प्रॉब्लम हो मैं कोशिश करूंगा इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, कोशिश मेरी ही होगी आखिर में जाके, लेकिन जहाँ फंसो कमेंट में मुझसे पूछना जरूर कि सर इस वाले मामला में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नाउ 4.6। अच्छा भाई 4.6, थोड़ी सी उसकी बारिश वगैरह की आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा यार वो करना माजरत, क्योंकि थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई है अभी। अच्छा 4.6 की कहानी क्या है, न्यूमेरिकल नंबर आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने करना है, हमने चीज़ कंप्लीट करनी है अपनी, हमने सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, एक एम्प्टी ट्रक है उसका वेट है 4000 न्यूटन। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जब उसका वेट यानी कि खाली ट्रक है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड। इफ द ट्रक इज लोडेड, अगर मैंने ट्रक को लोड कर दिया है और उसमें मैंने कितना लोड डाला है 2000 न्यूटन का, अब मुझे बता दो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन इंजन कैन प्रोड्यूस। अब उसका इंजन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दो बातें, दो वेट आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले आ जाओ एन एम्प्टी ट्रक वेट यानी कि W1 क्यों किया, बात को समझने के, अभी W2 की बात भी आनी है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए W1 और W2 कर दिया। एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन यानी कि W1 इज इक्वल टू 4000 न्यूटन, और जब ट्रक एम्प्टी था तो उसके एक्सेलरेशन बन रहा था 1 मीटर पर सेकंड का, तो A1 भी आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैंने ट्रक में, उस एम्प्टी ट्रक में वजन डाल दिया 2000 न्यूटन का, अब उसका W2 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4000 प्लस 2000। क्यों, क्योंकि एम्प्टी ट्रक का अपना वजन 4000 न्यूटन है, जब मैं उस पे 2000 न्यूटन का मजीद वजन डाल दूंगा तो 4000 प्लस 2000 W2 बन जाएगा 6000 न्यूटन। और A2 यानी कि अब जो ट्रक भर गया, अब उसकी एक्सेलरेशन बतानी है, वो मुझे निकालनी है। ठीक है, आगे आओ। फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अनलोडेड ट्रक की सारे काम करने हैं, यानी कि फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ अनलोडेड ट्रक। ऐसे एक्सेलरेशन निकल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ अनलोडेड ट्रक, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मास निकालूंगा अनलोडेड ट्रक का। कैसे निकालूंगा, W का फॉर्मूला लगाऊंगा, W इज इक्वल टू mg, ठीक है, mg W1 लिखूंगा, लेकिन क्योंकि दो बात है, W1 इज इक्वल टू m1g, W1 4000 है, m1 फाइंड आउट करना है, g ग्रेविटी सिंपल सी 9.8। बहुत सारे नोट्स में 10 भी ली हुई होगी, लेकिन आपने 10 नहीं लेनी, ये चलो ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, 9.8 लो या 10 लो, मैंने यहाँ पे 9.8 ली है। ये 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, जब इसके साथ डिवाइड होगा तुम्हारे पास m1 निकल जाएगा 401.1 kg, 408 kg भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ फोर्स ऑफ अनलोडेड ट्रक। अब फोर्स कैसे निकलेगा अनलोडेड ट्रक का, अब F1 इज इक्वल टू m1a1, ठीक है, सबके साथ मैंने 1 लगा दिया क्योंकि अभी मुझे इन सबके साथ 2 भी लगाना है, इसीलिए डिफरेंशिएट करना है।
F1 अपनी जगह पे रखो, M1 अभी तुमने निकाला 408.1 और A1 तुम्हारे पास था ही 1, जब ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा 408.1 न्यूटन या 408 न्यूटन। और अगर ग्रेविटी 10 रखोगे तो सिंपल सी बात है 4000 मतलब सॉरी 400 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है अगली बात। अब मैं काम करूंगा लोडेड ट्रक का। अनलोडेड ट्रक की दोनों चीजें हो गई हैं, अब मैंने लोडेड ट्रक का काम करना है। अच्छा भाई देखो, बड़ी मेहनत के बाद अब हम आए, नाउ वी फाइंड द मास ऑफ लोडेड ट्रक। पिछले वाले इसमें हमने मास ऑफ अनलोडेड ट्रक निकाल लिया और फोर्स ऑफ अनलोडेड ट्रक निकाल लिया। अब मैंने निकालना मास ऑफ लोडेड ट्रक। बहुत आसान है, फॉर्मूला वही रहेगा W2 = M2G। ठीक है, W2 का 6000 है, M2 नहीं पता, G मैंने लगाया 9.8। ये चीज जब यहाँ पे आके डिवाइड होगी तो मेरे पास M2 आ जाएगा 612.2 kg। ठीक है, आ जाओ फोर्स ऑफ लोडेड ट्रक पे। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास फॉर्मूला F = ma है, मैंने F2 नहीं किया, मैंने F पुराना वाले रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स एक ही लगेगी। ठीक है, मैंने फोर्स पहले निकाल लिया था, फोर्स है 400 आपके पास, M2 612 और A2 हमारे पास नहीं पता, हमने निकालना है। इस चीज को जब इधर लाके डिवाइड करवाओगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.65 मीटर/सेकंड²। अपनी आसानी के लिए इस पूरे सवाल के अंदर तुम एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, परेशान ना होना न्यूमेरिकल को देख के कि भाई बिल्कुल हजम ही ना हो रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, हमने अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, अब आ जाओ 4.7 का। अच्छा भाई चलो, अब हम इसके एंड की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही काफ़ी बड़ी वीडियो गई मेरा, पहली इतनी बड़ी वीडियो जाएगी मेरी। अच्छा, सवाल क्या है, अब सवाल को थोड़ा पहले सवाल पढ़ते हैं। 2 bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically। कुछ याद आया? केस नंबर 1 दोनों बॉडीज वर्टिकली थी, तो यकीनन यहाँ पर केस नंबर 1 वाली चीज़ आने वाली है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई, अब इसको हम देखते हैं क्या काम हमने करना है। बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर केस नंबर 1 लगना है। इफ द बॉडी B मास इज 4 kg फाइंड द मास ऑफ बॉडी A। याद है, दो बॉडीज थी, ये बॉडी A था, ये बॉडी B था, यानी ये बॉडी B ऊपर की तरफ जा रहा था, बॉडी B नीचे की तरफ आ रहा, सॉरी बॉडी A नीचे की तरफ आ रहा था, और बॉडी A का मास ज्यादा था, दैट्स व्हाई वो नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर बॉडी B का मास दिया है इस वाली बॉडी का, वो है 4 kg। अब याद रखो वो कितना है, वो है हमारे पास 4 kg। ठीक है, अब याद रखो हमारे पास कहानी क्या बननी है, हमारे पास कुछ कहानी ऐसी बननी है कि मास 1 हमें दे दिया है और मास 2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है, मुझे बताई 0.5 मीटर/सेकंड, और बड़ा एहसान बुक वालों का, उन्होंने अब की बार बता दिया G = 10 मीटर/सेकंड²। ये हमारे पास ग्रेविटी है। अच्छा भाई, अब आ जाओ बिल्कुल डेटा की तरफ। हमारे पास M1 एक मास गिवन है 4 kg है, दूसरा मास नहीं पता, निकालना है। एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर/सेकंड² और ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर/सेकंड। सिंपल सा फॉर्मूला यार, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। टेंशन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वरना हम एक्सप्रेशन फॉर टेंशन लगा देते। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन हमने केस नंबर 1 में ये पढ़ा था कि A = M1 - M2/M1 + M2 × होल G। ये रहा, ठीक है। A की वैल्यू 0.5, ये ब्रैकेट आ गया ऊपर वाला, M1 - M2, M1 गिवन था यानी कि 4 - M2 बन गया, नीचे 4 + M2 बन गया, और मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू आ गई यानी कि 10। ये 10 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से उठा और यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया 0.5/10, और ऊपर वाली चीज क्या बन गई 4 - M2, बिकॉज M1 - M2 था, 4 - M2, 4 + M2 ये सेम है। जैसे ये वाली सिचुएशन बन गई, काम बहुत आसान है, किसके लिए, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। कैसे, ये 0.5 है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 + M2 से, ये रहा, 10 है, ये रहा, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 - M2 से। 0.5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 2, 0.5 जब M2 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 0.5 M2, 10 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 40, और 10 जब -M2 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा -10 M2। -10 M2 यहाँ से उठेगा और इसके पास आके पॉजिटिव M2 बन जाएगा, पॉजिटिव 10 M2, और 2 यहाँ से उठेगा, वो इसके पास आके बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि 40 - 2। 0.5 M2 + 10 M2, 10.5 M2, और
40 माइनस 2 38, 10.5 यहां से उठेगा, इसके साथ आके हो जाएगा डिवाइड, और मेरे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 3.6 kg। यहाँ पर हमारी ये वाली न्यूमेरिकल की कहानी खत्म। सिंपल केस 1 लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कहानी याद रखना, एक M1 गिवन है, सॉरी एक मास गिवन है तो वो M1 हो गया, दूसरा मास गिवन नहीं है तो वो M2 है। टेंशन नहीं लगाना, बिकॉज टेंशन की बात नहीं है। अगर एक्सेलरेशन की जगह वर्ड टेंशन यूज होता तो हम एक्सप्रेशन फॉर टेंशन लगा के डिवाइड करवा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, एक्सेलरेशन वाला लगाना। और वर्टिकली जब आ गई बात सवाल के अंदर, वर्टिकली, इसका मतलब ये केस नंबर 1 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल इसके बाद 4.8, उसको देखते हैं। चलो भाई अब आ जाओ लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें बात क्या हो रही है, रेक्टेंगुलर मेटल सरफेस, सॉरी मेटल ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है और उसका मास कितना है, उसका मास है 4 kg, ठीक। रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड मेटल सरफेस, उस ब्लॉक और जो मेटल सरफेस उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बन रही है 0.2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना, हम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं 0.2, और इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होती। करना क्या है, व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, कितनी पैरेलल फोर्स चाहिए उस ब्लॉक को धक्का देने के लिए, यानी कि फोर्स निकालनी है। निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है फोर्स का, वो होता है ma, लेकिन यहाँ पर ma नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बात म्यू की आ गई है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आ गई है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू म्यू आर, आर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। याद होगा अगर तुमने केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि नीचे से एक फोर्स निकल रही है जो कि चीज को ऊपर बैलेंस करने में मदद देती है। वीडियो में जाके देखना, पता चल जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड, अच्छा अब हमने फॉर्मूला लगा दिया F इज इक्वल टू म्यू आर। अब क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड R, मुझे पहले R निकालना है। R निकालने का फॉर्मूला अपोजिट रिएक्शन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वही होता है जो कि वेट का होता है, यानी कि W इज इक्वल टू mg होता है, R भी इज इक्वल टू mg कहलाएगा। R इज इक्वल टू mg, R अपनी जगह पे रखा, m की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 4, g की वैल्यू मैंने ग्रेविटी रख ली 10, 9.8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। 4 10 40, R आ गया 40 न्यूटन, सिंपल वेट वाला होता है। अब हम मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ F इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू की वैल्यू 0.2, आर की वैल्यू 40, जब दोनों को मल्टीप्लाई करा मेरे पास F बन गया 8 न्यूटन का। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो 4.5 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले का 4.3, 4.4, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि उनकी वैल्यू, इसीलिए मैंने टाइम उस पर ज़्यादा दिया, इस पर ज़्यादा नहीं दिया आपको, लेकिन बस चीज़ कवर करवाई है, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे 2-3 दिन आगे टाइम नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करवाया। कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 को शुरू करें सैटरडे या संडे को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 में न्यूमेरिकल जो है वो हम करते ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5.3 एक और एग्जाम्पल नंबर 5.4 करेंगे बस न्यूमेरिकल्स में। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ठीक है। और हम थ्योरी से 2-3 टॉपिक्स उठा लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको करके फिर हम चैप्टर नंबर 6 पर आएंगे। हमने सिलेबस जल्द अज जल्द कवर करवाना है। इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तुमने मुझसे पूछना है, कमेंट में जाके पूछो।